नमस्ते दोस्तों, मैं हूं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं डिजिटल मार्केट। वीडियो शुरू करने से पहले बता दूं, ये वीडियो एक एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। अगर आप स्टॉक मार्केट में कोई भी फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट करते हो तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें या फिर अपनी सोच समझ के साथ ही स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करें। अगर आपको स्टॉक मार्केट में कोई भी फाइनेंशियल लॉस होता है तो उसके लिए ये वीडियो रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेगी। तो चलो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूँ मैक्स एस्टेट स्टॉक के बारे में। देखा जाए तो ये स्टॉक रियल्टी सेक्टर से बिलोंग करता है। देखो, किसी भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने से पहले यहाँ पे आपको करीब दो बातें हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए। जो दो बातें मैं आपको बताने वाला हूँ, अगर ये आप किसी भी स्टॉक के बारे में डीपली फंडामेंटल एनालिसिस करते हो इन दो पॉइंट को लेके, तो समझ लो आपने उस स्टॉक के बारे में 60 से लेके 80% तक डीपली फंडामेंटल एनालिसिस कंप्लीट कर डाली। उसके बाद आपको एक डिसीजन लेने में बिल्कुल भी देरी नहीं लगेगी कि भाई आपको स्टॉक को में ट्रेड करना चाहिए या फिर आपको स्टॉक में ट्रेड नहीं करना चाहिए। एक एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं, जब आप किसी भी बैंक में जाते हो, वहाँ पे कोई भी इन्वेस्टमेंट करते हो, कोई भी वहाँ पे एफडी, म्यूचुअल फंड या फिर बॉन्ड वगैरह लेते हो, तो जाहिर सी बात है भाई, बैंक से आप एक सवाल हमेशा करते हो कि भैया कितने टाइम की ड्यूरेशंस की होल्डिंग करने पे, जहां पे हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं इसमें कितने टाइम ड्यूरेशंस की होल्डिंग पे आखिर हमें कितनी मैच्योरिटी मिलेगी या फिर कितना रिटर्न देखने को मिलता है। लेकिन अगर बात करें स्टॉक मार्केट के केस में, तो आप ये सारी चीजें वहां पे बिल्कुल नहीं देखते। वहां पे आप स्टॉक के फंडामेंटल देखते हो, बेसिक फंडामेंटल के बेस पे आप उस स्टॉक में ट्रेड करना शुरू कर देते हो। लेकिन जब आप स्टॉक के अंदर इन्वेस्टमेंट कर देते हो तो काफी ज्यादा सवालों के घेरे आपके चारों तरफ आके खड़े हो जाते हैं कि भाई जहां पे हमने इन्वेस्टमेंट किया है, आखिर क्या वो स्टॉक शॉर्ट टर्म में ज़्यादा प्रॉफिटेबल है या फिर लॉन्ग टर्म में ज़्यादा प्रॉफिटेबल है। और आखिर उस स्टॉक के अंदर गिरावट होगी तो कितने लेवल तक गिरावट हो सकती है। अगर वहाँ पे रिटर्न देखने को मिलेगा तो मैक्सिमम वो स्टॉक कितने टाइम में कितना रिटर्न दे सकता है। तो इस तरह के काफ़ी ज़्यादा सवाल आपको घेर लेते हैं। और यहाँ पे जो दो पॉइंट मैं आपको लेके बताने वाला हूँ, अगर वो दो पॉइंट आप किसी भी स्टॉक के बारे में जान जाते हो तो समझ लो आपने उस स्टॉक के बारे में काफ़ी हद तक एक बेस्ट एनालिसिस यहाँ पे कर डाली। एक तो सबसे पहले स्टॉक के पिछले 5 साल के रिटर्न मैं आपको दिखाऊंगा, जहां पे आपको ये पता चलेगा कि भाई स्टॉक ने अपने इन्वेस्टर्स को आखिर पिछले 5 सालों में क्या रिटर्न दिया है और कितनी ज़्यादा वहां पे गिरावट आपको देखने को मिलती है और कितना रिटर्न, कितना प्रॉफिटेबल वहां पे अपने इन्वेस्टर्स को देखने को मिलता है। तो वहां से आपको एक आइडिया मिल जाएगा, एक पैटर्न देखने को मिल जाएगा कि भाई पिछले 5 साल के रिटर्न के बेस पे ये स्टॉक शॉर्ट टर्म में ज़्यादा प्रॉफिटेबल रहा या फिर लॉन्ग टर्म में ज़्यादा प्रॉफिटेबल है, या फिर ऐसे कौन कौन से नेगेटिव टाइम ड्यूरेशन हो सकते हैं जहां पे स्टॉक में एक बड़ी गिरावट आपको देखने को मिल सकती है, या फिर ऐसे कौन कौन से पॉजिटिव टाइम ड्यूरेशन है जहां पे आपको स्टॉक से भर भर के रिटर्न देखने को मिल सकता है। इस स्टॉक में मैक्सिमम कितनी ज्यादा गिरावट हो सकती है और मैक्सिमम कितना ज्यादा रिटर्न देने का दम ये स्टॉक रखता है। साथ में एक नज़र डालेंगे स्टॉक के होल्डिंग पैटर्न के बारे में, कुछ बारीकियां हैं होल्डिंग पैटर्न के बारे में जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। साथ में एक निष्कर्ष तक पहुंचने की कोशिश करेंगे, एक डिसीजन तक पहुंचने की कोशिश करेंगे कि क्या हमें स्टॉक में ट्रेड लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। आपके काफ़ी ज़्यादा सवालों के जवाब इस वीडियो में आपको देखने को मिलेंगे, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। आई होप कि यहाँ से आपको काफ़ी ज़्यादा वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन देखने और सुनने को मिलने वाली है। तो चलो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर बात करें मैक्स स्टेट स्टॉक के पिछले 5 साल के रिटर्न के बारे में, तो देखते हैं स्टॉक ने पिछले 5 सालों में अपने इन्वेस्टर्स को आखिर यहां पे कितना रिटर्न दिया और कितनी ज्यादा गिरावट हमें यहां पे देखने को मिलती है। यहां पे जो चार्ट आपको देखने को मिल रहा है, ये चार्ट है पिछले 5 साल का। लेकिन यहां पे मैं आपको बता दूं कि स्टॉक को मार्केट में आए हुए इतना ज्यादा टाइम नहीं हुआ, तो यहां पे जो डेटा आपको एक देखने को मिलने वाला है वो यहां पे आपको रियल में 2 ईयर तक आपको देखने को मिलता है। बाकी यहां पे एक एस्टिमेशन यहां पे लगाया गया है, ठीक है। तो यहां पे अब देखने वाले स्टॉक ने आखिर अपने इन्वेस्टर्स को बीते कुछ सालों में शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म में आखिर यहां पे कितना रिटर्न दिया और कितनी ज्यादा यहां पे स्टॉक में गिरावट दर्ज हुई है। अगर बात करें शॉर्ट टर्म के बारे में, तो देखते हैं शॉर्ट टर्म में अलग अलग टाइम ड्यूरेशंस की होल्डिंग करने पे आखिर हमें स्टॉक से कितना रिटर्न या फिर प्रॉफिट या फिर यहां पे गिरावट देखने को मिलती है। अगर स्टॉक में 1 वीक की होल्डिंग की बात करें तो एक वीक में स्टॉक में करीब 7.25% से ज्यादा की गिरावट दर्ज हुई है। और अगर स्टॉक में 1 मंथ की होल्डिंग की बात करें तो एक महीने में स्टॉक में करीब 6.25% से ज्यादा की गिरावट दर्ज हुई है। और अगर स्टॉक में 3 महीने की होल्डिंग की बात करें तो 3 महीने में स्टॉक में करीब 6.25% से ज्यादा की गिरावट दर्ज हुई है। और अगर स्टॉक में 6 महीने की होल्डिंग की बात करें तो 6 महीने में स्टॉक में 0.08% की माइनस की गिरावट दर्ज हुई है। और अगर बात करें स्टॉक में 9 मंथ के टाइम ड्यूरेशन की होल्डिंग की, तो 9 महीने में स्टॉक ने करीब 83% से ज्यादा का रिटर्न दिया है। अब बात करने वाले हैं स्टॉक के लॉन्ग टर्म के बारे में। देखते हैं लॉन्ग टर्म में अलग अलग टाइम ड्यूरेशन की होल्डिंग करने पे आखिर हमें स्टॉक से कितना प्रॉफिट या फिर लॉस देखने को मिलता है। अगर लॉन्ग टर्म
टर्म में स्टॉक में 1 ईयर की होल्डिंग की बात करें तो 1 साल में स्टॉक ने करीब 86% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है। और अगर स्टॉक में 2 साल की होल्डिंग की बात करें तो 2 साल में स्टॉक ने करीब 88.22% का एक अच्छा खासा रिटर्न अपने इन्वेस्टर्स को दिया है। अगर एक कंक्लूजन निकाल के देखा जाए तो ये स्टॉक शॉर्ट टर्म में भी काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिटेबल है, और अगर बात करें लॉन्ग टर्म की तो लॉन्ग टर्म में भी ये स्टॉक काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिटेबल है। अगर शॉर्ट टर्म के सबसे बेस्ट टाइम ड्यूरेशन की बात करें तो यहाँ पे 9 मंथ का टाइम ड्यूरेशन है, जहाँ पे स्टॉक ने करीब 83% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है। और अगर बात करें लॉन्ग टर्म के बारे में तो लॉन्ग टर्म में यहाँ पे जो सबसे बेस्ट टाइम ड्यूरेशन है वो यहाँ पे 1 ईयर का टाइम ड्यूरेशन है, जहाँ पे स्टॉक ने करीब 86% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है। देखा जाए तो 2 ईयर्स में यहाँ पे रिटर्न काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन यहाँ पे 2% के चक्कर में आपको 1 साल के लिए स्टॉक को होल्ड करना पड़ेगा। अगर देखा जाए तो स्टॉक में कुछ यहाँ पे आपको गिरावट भी देखने को मिलती है, जो यहाँ पे 1 वीक से लेके 3 महीने के टाइम ड्यूरेशन में देखने को मिलती है। ये वो टाइम ड्यूरेशन है जहाँ पे अक्टूबर से लेके अभी तक का टाइम ड्यूरेशन, जहाँ पे एक बड़ी गिरावट हमें मार्केट में देखने को मिल रही है। पर अक्टूबर में अगर देखा जाए तो अक्टूबर 2024 में स्टॉक में काफ़ी ज़्यादा स्टॉक के अंदर वहाँ पे अपर सर्किट लग गए थे, ठीक है। लेकिन वहाँ पे क्वार्टरली रिजल्ट को लेके वहाँ पे ट्रेडिंग विंडो क्लोज हो गई थी और काफ़ी ज़्यादा स्टॉक के अपर सर्किट वहाँ पे डिस्टर्ब हो गए थे। साथ में एफआईआई की एक बड़ी वीकवाली हमें देखने को मिली, जिससे मार्केट में एक बड़ी गिरावट ने जन्म ले लिया था। उसके बाद अगर अब देखा जाए तो दिसंबर के एंड से लेके जनवरी के अंदर भी अगर देखा जाए तो सेंसेक्स 85,000 से गिर के 75,000 के करीब आके खड़ा हो गया है। एक बड़ी गिरावट हमें इंडियन स्टॉक मार्केट में देखने को मिल रही है, सेंसेक्स में बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। अगर उस मार्केट की गिरावट को इस स्टॉक के साथ कंपेयर करवा जाए तो ये वही टाइम ड्यूरेशन है जहां पे स्टॉक में एक अच्छी खासी गिरावट हो रही है। देखा जाए तो मार्केट में इस टाइम काफी ज्यादा गिरावट का माहौल बना हुआ है। पिछले 7-8 महीनों से काफी ज्यादा स्टॉक में अपर सर्किट नहीं लगे। साथ में काफ़ी ज़्यादा स्टॉक ऐसे हैं जहाँ पे प्रमोटर पूरी तरह से निकल के गायब हो चुके हैं। जहाँ पे अगर बात की जाए जैसे आईसीआईसीआई बैंक हो गया, एचडीएफसी बैंक हो गया, जोमेटो हो गया, पेटीएम हो गया, ठीक है, डिलीवरी हो गया, ये वो स्टॉक्स है जहाँ पे प्रमोटर पूरी तरह से अपना बोरिया बिस्तर बांध के निकल चुके हैं और वहाँ पे ज़्यादातर होल्डिंग है वो पब्लिक इन्वेस्टर्स और एफआईआई के हाथ में है और वहाँ पे एक बड़ी गिरावट वहाँ पे जन्म ले रही है, ठीक है। साथ में काफ़ी ज़्यादा स्टॉक ऐसे हैं जहाँ पे लगातार गिरावट रुकने का नाम नहीं ले रही, जैसे केईसी इंटरनेशनल हो गया, स्प्राइट एग्रो हो गया, कामधेनु वेंचर हो गया, वर्टोज हो गया, ठीक है, सियांट हो गया। तो ये काफी ज्यादा स्टॉक ऐसे हैं जहां पे लगातार गिरावट रुकने का नाम नहीं ले रही। अगर मार्केट की उस गिरावट का इस स्टॉक के साथ कंपेयर करवा जाए तो इतनी बड़ी गिरावट मार्केट के अंदर चल रही है, लेकिन इस स्टॉक में शायद इतनी बड़ी गिरावट हमें देखने को नहीं मिल पा रही। देखने को ऐसा लगता है कि भाई स्टॉक मार्केट की जो गिरावट है उससे अपने आप को रोकने का दम रखता है, लेकिन फिर भी स्टॉक के अंदर एक हल्का सा फ्लक्चुएशन हमें देखने को मिल रहा है जो करीब यहाँ पे 6 से 7% के करीब है। तो यहाँ से एक चीज़ का पता चल जाता है भाई स्टॉक के अंदर मार्केट की गिरावट से बचने का या रोकने का दम है स्टॉक में, ठीक है। अगर मार्केट में काफ़ी ज़्यादा स्टॉक अगर देखे जाए तो वहाँ पर हालत ऐसी है कि काफ़ी ज़्यादा स्टॉक में 50% से ज़्यादा भी गिरावट आपको देखने को मिलती है, ठीक है। नॉर्मली अगर काफ़ी ज़्यादा स्टॉक में वहाँ पे रेशियो 60% स्टॉक के ऐसे रेशियो चल रहे हैं जहाँ पे करीब 30-40% से ज़्यादा की गिरावट ऑलरेडी वहाँ पे हो चुकी है। तो देखा जाए तो स्टॉक में मार्केट की गिरावट से अपने आप को थामने का काफ़ी दम है और यही चीज़ हर एक स्टॉक के अंदर काफ़ी ज़्यादा स्पेशल बनाती है उस स्टॉक को कि भाई स्टॉक के अंदर काफ़ी पावर है, स्टॉक के अंदर एक मजबूती हमें देखने को मिलती है, स्टॉक में एक रिलायबिलिटी हमें देखने को मिलती है कि भाई गिरावट के टाइम भी स्टॉक में आपको ज़्यादा बड़ी गिरावट देखने को नहीं मिलेगी, बल्कि देखा जाए तो स्टॉक के अंदर जो रिटर्न है वो भी काफ़ी अच्छे हैं। यहाँ पे 9 मंथ के टाइम ड्यूरेशन में भी स्टॉक ने काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया है और एक 83% के करीब एक अच्छा खासा रिटर्न दिया है। लॉन्ग टर्म के भी स्टॉक के रिटर्न लगातार बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो एक अच्छा मतलब यहाँ पे हमें डेटा देखने को मिल रहा है कि स्टॉक एक अच्छी परफॉर्मेंस यहाँ पे दिखा रहा है। तो अगर देखा जाए तो ये स्टॉक में अगर आपको कोई पॉजिटिव मोमेंटम लेना है तो स्टॉक को कम से कम आपको 9 महीने के लिए होल्ड तो जरूर करना पड़ेगा या फिर आपको इससे लंबे टाइम ड्यूरेशन के लिए होल्ड करना पड़ेगा। अगर आप इस स्टॉक में किसी भी टाइम ड्यूरेशन में एंट्री करते हो तो एग्जिट करने के लिए मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि भाई वो चाहे शॉर्ट टर्म हो या फिर लॉन्ग टर्म हो, आप इस स्टॉक में जितने लंबे टाइम ड्यूरेशन के बाद एग्जिट करोगे उतना भर भर के रिटर्न आपको स्टॉक से देखने को मिलने वाला है। तो दोस्तों ये थे स्टॉक के पिछले 5 साल के रिटर्न, जिसे आप किसी भी फाइनेंशियल वेबसाइट पे चेक कर सकते हो या फिर अपनी ब्रोकरेज एप्लीकेशन पे चेक कर सकते हो। लेकिन अभी भी हम एक डिसीजन तक पहुंचने में असमर्थ हैं कि भाई क्या हमें स्टॉक में ट्रेड करना चाहिए या फिर स्टॉक में ट्रेड बिल्कुल नहीं करना चाहिए। देखो, 2 चीज आपको हमेशा जाननी है। पिछले 5 साल के रिटर्न से तो हमें यह पता चल जाता है भाई स्टॉक के अंदर कितनी गिरावट हो सकती है, किस टाइम ड्यूरेशन से पॉजिटिव मोमेंटम स्टार्ट हो सकता है, मैक्सिमम स्टॉक कितना रिटर्न दे सकता है, कितने टाइम ड्यूरेशन की होल्डिंग पे, ये चीज तो हमारी क्लियर हो गई। लेकिन ये डिसीजन लेना है कि भाई स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इसके लिए हमें थोड़ी सी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन और देखनी
देखनी पड़ेगी। उसके लिए हमें स्टॉक का होल्डिंग पैटर्न चेक करना चाहिए। देखो होल्डिंग पैटर्न अगर आप चेक कर लेते हो और स्टॉक के रिटर्न चेक कर लेते हो, तब आपको डिसीजन बनाने में काफ़ी ज़्यादा आसानी होगी कि स्टॉक में ट्रेड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। लेकिन होल्डिंग पैटर्न की कुछ बारीकियां हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा, और वो क्या है वो देखो। किसी भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने से पहले वहां पे प्रमोटर की होल्डिंग 50% या उससे ज़्यादा होनी चाहिए। अगर किसी भी स्टॉक के अंदर प्रमोटर की होल्डिंग 50% से कम है तो समझ लो कि वहां पे प्रमोटर अपनी होल्डिंग जल्दी से रिलीज करने की कोशिश करेंगे, अपना बोरिया बिस्तर बांध के निकलने के चक्कर में रहेंगे, जिससे आने वाले टाइम में स्टॉक में आपको स्ट्रेस लेवल ज़्यादा देखने को मिलेगा और रिटर्न काफ़ी ज़्यादा कम देखने को मिलेंगे। लेकिन अगर किसी भी स्टॉक के अंदर प्रमोटर होल्डिंग 50% से ज़्यादा है, मान लो 70, 80, 90% या इससे ज़्यादा है, तो वो स्टॉक या तो मल्टी बैगर बन जाता है या फिर वो स्टॉक लंबे टाइम तक एक अच्छा खासा रिटर्न देता है। लेकिन देखा जाए तो स्टॉक मार्केट में दो सबसे ज़्यादा ट्रस्टवर्दी इन्वेस्टर्स होते हैं, डीआईआई और प्रमोटर, जो कंपनी के साथ लंबे टाइम तक रुकते हैं और अपनी होल्डिंग को धीरे धीरे करके रिलीज करते हैं। लेकिन दो सबसे ज़्यादा पैनिक इन्वेस्टर्स की कैटेगरी भी स्टॉक मार्केट में अवेलेबल है। अगर आपको लगता है कि मैं पब्लिक इन्वेस्टर्स के बारे में बात कर रहा हूँ, तब आपको अपने फंडामेंटल एनालिसिस को थोड़ा सा इंप्रूव करने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पे जो मैं बात कर रहा हूँ वो एफआईआई की बात कर रहा हूँ। एफआईआई स्टॉक मार्केट में सबसे ज़्यादा पैनिक इन्वेस्टर्स की कैटेगरी में आता है। एफआईआई का मतलब होता है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, वो इन्वेस्टर्स जो डोमेस्टिक मार्केट साथ साथ ग्लोबल मार्केट में भी इन्वेस्टमेंट करते हैं, जो हमेशा 2 कदम आगे रहते हैं पब्लिक इन्वेस्टर से, क्योंकि वो डोमेस्टिक मार्केट के साथ साथ इंटरनेशनल और ग्लोबल मार्केट पे भी नजर रखते हैं। जब उनको पता चलता है ग्लोबल मार्केट में कोई बड़ी गिरावट होने वाली है या फिर वहां पे गिरावट शुरू हो गई है, तो वो यहाँ पे सबसे पहले बिकवाली करते हुए नजर आते हैं। जब वो बिकवाली करते हैं, बिकवाली करके निकल जाते हैं, तब पब्लिक इन्वेस्टर्स को समझ में आता है कि भाई एफआईआई ने कोई बड़ी बिकवाली कर रहा है या फिर कर चुका, शायद मार्केट में कोई बड़ी गिरावट यहाँ पे होने वाली है। तब जाके पब्लिक इन्वेस्टर्स वहाँ पे पैनिक होना स्टार्ट करते हैं और तब वहाँ पे गिरावट हमें देखने को मिलती है। इसीलिए हमेशा कहा जाता है कि जिस स्टॉक में एफआईआई की होल्डिंग ज़्यादा होती है वहाँ पे आपको सबसे ज़्यादा फ्लक्चुएशन देखने को मिलता है और वहाँ पे टाइम आने पर आपको गिरावट भी सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है। अगर एक एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप कोई भी एक्सपेरिमेंट करना चाहते हो तो कोई भी रैंडमली 20 स्टॉक उठा लो, उसके 1 साल का होल्डिंग पैटर्न चेक कर लो, उस 1 साल में आप एफआईआई की होल्डिंग चेक करो। उसमें से काफ़ी ज़्यादा स्टॉक आपको ऐसे देखने को मिलेंगे जहाँ पे लास्ट ईयर एफआईआई की होल्डिंग 0% होती है और अगले साल तक आते आते वो होल्डिंग 15, 20, 25, 30% से लेकर 40, 45% तक बढ़ जाती है। और काफ़ी ज़्यादा स्टॉक आपको ऐसे देखने को मिलेंगे जहाँ पे लास्ट ईयर एफआईआई की होल्डिंग 15-20% से लेकर 40-45% तक होती है और अगले साल तक आते आते वो होल्डिंग 5-7% रह जाती है या फिर 0% हो जाती है। तो इतना बड़ा फ्लक्चुएशन हमें एफआईआई के डेटा के साथ देखने को मिलता है। इसलिए हमेशा कहा जाता है स्टॉक मार्केट में अगर किसी भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करते हो तो वहां पे प्रमोटर की होल्डिंग एटलीस्ट 50% या उससे ज्यादा होनी चाहिए और एफआईआई की होल्डिंग कम से कम होनी चाहिए। आप स्टॉक से एक अच्छा खासा रिटर्न मार्केट से गेन कर सकते हो। अब बात करने वाले हैं स्टॉक के होल्डिंग पैटर्न के बारे में। देखते हैं स्टॉक का होल्डिंग पैटर्न क्या बोलता है और स्टॉक के होल्डिंग पैटर्न के पिटारे से क्या निकल के आता है। अगर यहाँ पे प्रमोटर की होल्डिंग की बात करें तो पिछले साल प्रमोटर की होल्डिंग 49.51% थी, जो इस साल गिर के यहाँ पे 45.25% हो गई। तो यहाँ पे 2 पॉइंट क्लियर हो जाते हैं। सबसे पहला पॉइंट कि यहाँ पे प्रमोटर की होल्डिंग में एक बड़ी गिरावट हमें देखने को मिल रही है और दूसरा पॉइंट यहाँ पे कि होल्डिंग 50% से कम है। अगर दूसरे सबसे ज़्यादा ट्रस्टवर्दी इन्वेस्टर्स की बात करें डीआईआई की होल्डिंग के बारे में, तो डीआईआई की होल्डिंग पिछले साल यहाँ पे 0% थी, जो इस साल बढ़ के 5.5% से ज़्यादा हो गई है। तो यहाँ पे भी ये हमें एक सबसे ज़्यादा पॉजिटिव पॉइंट मिलता है, क्योंकि स्टॉक मार्केट में जो सबसे ज़्यादा ट्रस्टवर्दी इन्वेस्टर्स है वो ये दोनों होते हैं। लेकिन यहाँ पे डीआईआई की होल्डिंग काफ़ी अच्छी यहाँ पे चल रही है, लेकिन प्रमोटर की होल्डिंग 50% से कम है और प्रमोटर की होल्डिंग में एक बड़ी गिरावट भी यहाँ पे लगातार हमें देखने को मिल रही है। मैंने स्टार्टिंग में भी आपको बोला था कि अगर प्रमोटर की होल्डिंग 50% से कम हो जाती है तो वहाँ पे प्रमोटर जल्दी से निकलने की कोशिश करेंगे और जल्दी से जल्दी अपना बोरिया बिस्तर बांध के निकलने की, स्टॉक से निकलने की कोशिश करते हैं, जिससे एक बड़ी गिरावट वहाँ पे आपको देखने को मिल सकती है। अगर बात करें यहाँ पे दो सबसे ज़्यादा पैनिक इन्वेस्टर्स की कैटेगरी की, तो यहाँ पे सबसे पहला आता है एफआईआई और दूसरा आता है पब्लिक इन्वेस्टर्स। अगर एफआईआई की होल्डिंग की बात करें तो देखो पिछले साल एफआईआई की होल्डिंग 21.26% थी, जो इस साल तक बढ़ के यहाँ पे 27.78% हो गई है। एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, अगर आप अपने आप को ये सोचते हो भाई आपकी फंडामेंटल स्किल काफ़ी ज़्यादा एक्सपर्ट लेवल की है, तो आप मुझे एक जवाब दीजिएगा कि जब भी प्रमोटर की होल्डिंग 50% से कम होती है या प्रमोटर की होल्डिंग में एक बड़ी गिरावट आपको देखने को मिलती है, तो एफआईआई का डेटा अचानक से क्यों बढ़ जाता है या एफआईआई अपनी होल्डिंग अचानक से क्यों बढ़ा देते हैं। ठीक है, साथ में अगर यहाँ पे पब्लिक इन्वेस्टर्स की होल्डिंग की बात करें तो यहाँ पे पिछले साल पब्लिक इन्वेस्टर्स की होल्डिंग 15.24% थी, जो इस साल घट के 14 पॉइंट के करीब आ गई है। तो देखा जाए तो यहाँ पे जो पब्लिक इन्वेस्टर्स है उसकी होल्डिंग का रेशो काफी अच्छा है, लेकिन जो एफआईआई की होल्डिंग है वहां पे हमें एक नेगेटिव पॉइंट देखने को मिलता है कि होल्डिंग
FII की काफ़ी ज़्यादा हो गई है। क्योंकि अगर FII ने यहाँ पे बड़े, क्योंकि FII जब भी सोल्ड आउट करता है तो बड़े लेवल पे सोल्ड आउट करता है। मान लो अगले साल अगर इसने सोल्ड आउट किया तो यहाँ पे ये होल्डिंग अचानक जीरो भी हो सकती है या 5-7% भी हो सकती है, तो एक बड़ी गिरावट यहाँ पे हमें देखने को मिलती है। तो FII की होल्डिंग जितनी कम रहे उतना ही ज़्यादा बेनिफिशियल होता है एक इन्वेस्टर्स के लिए। तो यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा हमें एक नेगेटिव पॉइंट देखने को मिलता है, एक निराशाजनक पॉइंट देखने को मिलता है, वो यही है कि FII की होल्डिंग काफ़ी ज़्यादा है और प्रमोटर की होल्डिंग यहाँ पे 50% से कम हो चुकी है और लगातार प्रमोटर अपनी होल्डिंग में एक बड़ी गिरावट यहाँ पे दर्ज कर रहे हैं। साथ में अगर पब्लिक इन्वेस्टर्स की बात करें तो पिछले साल के कंपैरिजन में पब्लिक इन्वेस्टर्स की होल्डिंग में भी एक बड़ी गिरावट हमें देखने को मिलती है। अब देखा जाए तो स्टॉक के पिछले 5 साल के रिटर्न आपके सामने रखे हैं। होल्डिंग पैटर्न कैसा होना चाहिए उसकी बारीकियां आपको बता दी। स्टॉक का जो होल्डिंग पैटर्न का डेटा है वो आपके सामने है। पिछले साल के डेटा के साथ भी आप यहाँ पे कंपेयर कर सकते हो। अब डिसीजन आपको लेना है कि भाई क्या आपको स्टॉक में ट्रेड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। आप अपना राय और अपना जवाब हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ताकि जो भी नए इन्वेस्टर्स होते हैं उनको यहाँ पे डिसीजन लेने में थोड़ी सी हेल्प मिले। तो दोस्तों ये थी अब तक की सबसे लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मैक्स स्टेट स्टॉक को लेके, साथ में इसके होल्डिंग पैटर्न और स्टॉक के पिछले 5 साल के रिटर्न को लेके। अगर आपके माइंड में कोई भी ऐसा स्टॉक है जिसमें आप इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हो और आपको उस या फिर आपने उस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कर दिया और आपको स्टॉक के रिटर्न के बारे में बिल्कुल नहीं पता, तो आप हमें कमेंट करके अपने स्टॉक का नाम बताइए। हम आने वाली वीडियो में आपके स्टॉक को जरूर कवर करेंगे। अगर आप इस वीडियो या चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि हम जितने भी डीपली एनालिसिस करके आप लोगों के लिए वीडियो लेके आते हैं उसकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे, ताकि आप स्टॉक मार्केट के हर पहलू से रूबरू रहें, अपने आप को अपडेट और अपग्रेड करते रहें। इसी के साथ ये वीडियो समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।